हाँ जी भाई साहिब। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से फिर से तहे दिल से नमस्कार। कैसे हैं आप सभी के सभी लोग? सब लोग बढ़िया हैं, लेकिन कल की जो क्लास है उसको हम प्रॉपर तरीके से अटेंड नहीं कर पाए थे। और जो कंटेंट कल आपने पढ़ाया जूम पे जो था वो भी नहीं हो पाया ढंग से, और यूट्यूब पे तो क्लास जो है पहले ही अपनी क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। तो सर कल का जो कंटेंट है वो हमारा क्या हो गया, मिस हो गया। तो जैसा कि आपको पता है कि सी एस कार्ड इंडिया एज अ प्लेटफॉर्म जो कि कभी भी अपने स्टूडेंट्स का साथ नहीं छोड़ता है और हर चीज़ का एश्योरेंस जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है कि आपको एक भी चीज़ को लेके कोई भी छोटी सी भी जो चिंता है वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई साहब, आज हम यहाँ से जो कंटेंट पढ़ेंगे ये वहाँ से पढ़ेंगे जहाँ परसों हमने छोड़ा था, यानी कि चैप्टर नंबर 3 जो आपका है उसका जो अगले वाला पार्ट आपका था वहाँ से अपन पढ़ना जो है वो स्टार्ट करेंगे, ताकि जिन बच्चों का कल का क्लास मिस हो गया था या ढंग से नहीं हो पाया था वो फिर से उसको देख पाए, और जिन बच्चों ने कल का क्लास जो है वो कर लिया था उनका काइंड ऑफ डबल रिविजन जो है वो यहाँ पे आपका हो जाए। राइट, तो चलिए भाई साहब बिना किसी डिले के फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले मैं वापस आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आपको सी एस कार्ड इंडिया और प्रोविंस के एफर्ट्स पसंद आते हैं तो लाइक का बटन जो है वो दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन पे क्या करेंगे भाई साहेब, क्लास का रिव्यू जो है वो हमेशा देते रहेंगे। राइट, चलिए भाई साहब, तो लेट अस मूव अहेड, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले वाले टॉपिक के बारे में। हमने कहा कि कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है, बोले वैसा भी इंसान। तो कहा गया कि सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 1 सब क्लॉज नंबर सी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 के हिसाब से अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ऐसा बंदा जो कि बोले आईसीएसआई का मेंबर बन जाता है, सी एस डब्ल्यू डी पहले आप पास करोगे, फिर एग्जीक्यूटिव पास करोगे, फिर उसके बाद में प्रोफेशनल आप पास करोगे, और फिर इसके बाद में जो आपकी ट्रेनिंग होती है 21 मंथ्स की वो आप कंप्लीट करोगे। उसके बाद में आप आईसीएसआई के पास में अप्लाई जो है वो करते हो कि सर हम यहाँ पे अब कैपेबल हो चुके हैं, हमें प्लीज़ आप आईसीएसआई का मेंबर जो है वो बना लीजिएगा। फिर इसके बाद में आपको मिलता है मेंबरशिप का नंबर। तो जिस दिन आपको नंबर जो है वो मिल जाता है उस दिन क्या बन जाओगे, आईसीएसआई के मेंबर बन जाओगे, और पब्लिकली यू विल बी अलाउड एंड ऑथराइज्ड कि आप अपने नाम के सामने सीएस का प्रीफिक्स जो है वो लगा सकते हैं, जैसे मैं प्राउडली लगाता हूं सीएस प्रवीण चौधरी। गॉट द पॉइंट। चलिए इसके बाद में भाई साहब यहां पे ध्यान से कि कंपनी सेक्रेटरी जो आपका होता है, जैसे ही आप मेंबर बन जाते हो आईसीएसआई के तो पहले 5 साल के लिए आपको एसीएस कहा जाता है, यानी कि एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी जो होगा वो यहां पे कहा जाएगा। गॉट द पॉइंट। कब के लिए? पहले 5 साल के लिए। लेकिन उसके बाद में अगर मान लीजिए प्रैक्टिस करते करते आपको 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप आईसीएसआई के पास में एप्लीकेशन जो है वो देंगे, और आप एफसीएस का जो टैग है ये भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। वैसे लेना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मैं आपके पास में एफसीएस का टैग होगा और आपके विजिटिंग कार्ड पे अगर एफसीएस लिखा हुआ रहेगा तो ये इस बात का काइंड ऑफ ये लगा लो सामने वाले को एक इंडिकेशन होगा कि इस बंदे को ऑलरेडी काम करते करते 5 साल का समय जो है वो बीत चुका है, सो ही हैज द एक्सपीरियंस। ऐसे यहाँ पे आपको सीधा सीधा आ जाएगा। राइट, चलिए फिर इसके बाद में ध्यान दीजिएगा कि कंपनी सेक्रेटरी जो आपका होता है वो दो तरीके से काम जो है वो यहां पे कर सकता है। एक है किसी एक कंपनी में फुल टाइम जॉब करना, किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे, कंप्लायंस ऑफिसर के तौर पे आप जॉब कर सकते हैं, जिसके बारे में सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो आपका है वहां पे क्या किया गया, बताया गया। और क्या कहा गया कि एनी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ द आईसीएसआई, कोई भी बंदा जो कि आईसीएसआई का क्या होगा, मेंबर होगा, ठीक है, एंड अपॉइंटेड इन द कंपनी एज अ कंपनी सेक्रेटरी। गॉट द पॉइंट। या फिर क्या दो कंप्लायंस ऑफिसर। तो ये दो कंडीशन जो बंदा पूरी कर रहा होगा उस एक कंपनी के लिए इस बंदे को कहा जाएगा सीएस इन द होल टाइम जॉब। ऐसा बंदा जो कि बोले वैसे क्या करता है, जॉब करता है, ये यहाँ पे सीधा सीधा कहा जाएगा। राइट, ठीक है साहब। चलिए फिर इसके बाद में पॉइंट यहाँ पे आता है कि सेक्शन नंबर 203 एंड द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड द रेम्युनरेशन ऑफ द एमपी रूल्स 2014। सर ये क्या कहता है, यहाँ पे बोले वैसा रूल नंबर 8 और रूल नंबर 8A जो है वो आपका दिया गया, और कहा गया कि देखिए वैसा अगर जो आपकी कंपनी है वो लिस्टेड वाली कंपनी है, कौन सी कंपनी है, लिस्टेड वाली कंपनी है, और या फिर बोले भाई साहब आपकी कंपनी भले ही अनलिस्टेड है लेकिन अगर आपकी कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो यहाँ पे 10 करोड़ रुपए उससे भी क्या है, ज्यादा का है, 10 करोड़ रुपए उससे भी क्या है, ज्यादा का है, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, केएमपी जो है ना उसको भी अपॉइंट करना पड़ेगा, जिसके बारे में सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 51 जो आपका है यहाँ पे क्या किया गया, डिफाइन किया गया। और क्या कहा गया कि भैया बंदा एमडी है, डब्ल्यूटीडी है, सीएफओ है, सीईओ है और या फिर सीएस है, तो इन्हें
केएमपी की कैटेगरी में काउंट जब वो किया जाएगा। इसके अलावा किसे केएमपी मान के चला जाएगा या नहीं चला जाएगा, इसके बारे में बोले भाई साहब जो आपका एमसीए डिपार्टमेंट होगा वो आपको क्या करेगा, बता देगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब, चलिए। तो इन लोगों को अपॉइंट करना जरूरी है अगर आपकी जो कंपनी है वो लिस्टेड वाली कंपनी है, और या फिर अगर आपकी कंपनी जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो कितने रुपए का है, 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का रहा तो। ठीक है, बोल ठीक है साहब। फिर इसके बाद में आता है आपका रूल में कौन सा, 8A। रूल नंबर 8A कहता है कि अगर आपकी कंपनी जो है वो लिस्टेड तो नहीं है, पब्लिक भी नहीं है, लेकिन अगर प्राइवेट वाली कंपनी है और उस कंपनी में अगर जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 10 करोड़ रुपए उससे भी क्या है, ज्यादा का है, तो ऐसे केस में आपके यहाँ पे एक होल टाइम सीएस जो है वो बोले भाई साहब आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। किसको अपॉइंट करेंगे? एक कंपनी सेक्रेटरी जो कि होल टाइम वाला होगा, इसको अपॉइंट करना क्या होगा, जरूरी होगा। राइट भाई, ठीक है सब। चलिए फिर इसके बाद में अगला पॉइंट यहाँ पे आता है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर, अगर आप चाहो तो किसी एक कंपनी के अंदर तन मन धन से काम कर सकते हो, सीएस कर सकते हो जॉब के तौर पे। ठीक है, सीएस मतलब जॉब के तौर पे कंपनी सेक्रेटरी का काम जो होगा वो कर सकते हो। दूसरा, अगर आपका कह रहे हैं कि नहीं मुझे ना मतलब ये जॉब वगैरह जो है वो सब करना पसंद नहीं है, मैं किसी एक कंपनी के साथ में नहीं रहना चाहता हूं, बल्कि मैं अपने प्रोफेशनल नॉलेज को बिजनेस के तौर पर यूज जो है वो करना चाहता हूं, और आप क्या करना चाहते हैं, आप बोले वैसा बहुत सारी कंपनीज को अपनी सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो बोले आप क्या करोगे, पीसीएस के तौर पे यानी कि प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे काम जो होगा वो यहाँ पे आप करोगे। ठीक है, कौन होता है सर पीसीएस? इसके बारे में सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो आपका होगा, ये बोले वैसा यहाँ पे क्या करता है, डिफाइन जो है वो करता है। ठीक है, बोलिए सब। चलिए, सबसे पहली बात, ऐसा बंदा जो कि आईसीएसआई का मेंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आईसीएसआई जो आपका है उसका मेंबर जो है वो होना चाहिए, एंड इंडिपेंडेंटली ये बंदा प्रोवाइड करता होगा प्रोफेशनल सर्विसेज को टू द वेरियस कंपनीज एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द अदर कॉर्पोरेट लॉज, इनके हिसाब से। ये समझ में आया? ठीक है साहब। तो ऐसा बंदा जो आपका होगा उसे पीसीएस कहा जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको पीसीएस के तौर पे काम करना है तो आपको क्या करना होगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो आपका है वो आपको लेना पड़ेगा। सर लेकिन मेरे पास तो मेंबरशिप नंबर है ना, भले ही आपके पास में मेंबरशिप नंबर होगा उसके बावजूद प्रैक्टिस का काम अगर आपको करना है तो आपको ये नंबर जो है वो अलग से लेना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, सब बोले ये काम क्या करता है, तो ये बहुत ध्यान से, अगर मैं प्रैक्टिसिंग सीएस के फंक्शन या वर्क के बारे में बात यहाँ पे करूं तो लगभग वो सारे के सारे काम जो कि जॉब वाला सीएस कर सकता है। कौन सा सीएस? जॉब वाला जो सीएस आपका होगा वो कर सकता है, तो वो सारे के सारे काम जो आपका होगा वो पीसीएस भी कर सकता है। इसके अलावा सब बोले मे बी अपॉइंटेड एज अ स्क्रूटनाइजर। सर ये स्क्रूटनाइजर क्या होता है? तो ध्यान से, कंपनी में मेंबर्स की मीटिंग होती है, जब कंपनी में मेंबर्स की मीटिंग जो है वो यहाँ पे होती है, तो ऐसे केस में अगर अपन बात यहाँ पे करेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि आपको वोट जो है वो काउंट करने पड़ते हैं। क्यों? जो मीटिंग है वो बोले वैसा बाय पोल हो रही है, जो मीटिंग है वो बोले पोस्टल बैलेट के थ्रू हो रही है या फिर ई वोटिंग के थ्रू हो रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि पोल पेपर जो होता है वो दिया जाता है और उस पर हाँ या ना का जवाब देके आप वोटिंग करने का काम जो वो करते हैं। अब यह कोई ना कोई इंडिपेंडेंट आदमी होना चाहिए जो कंपनी से जुड़ा हुआ ना हो, जो ये काउंट करेगा कि कितने वोट फेवर में आए हैं, कितने वोट अगेंस्ट में आए हैं, कितने लोगों ने वोट नहीं किया और कितने वोट जो वो इनवैलिड वाले, ताकि सही काउंटिंग जो वो वहां पे हो पाए और सही में डिसीजन क्या है कंपनी के मेंबर्स का वो पता चल पाए। तो ये काम करने के लिए प्रैक्टिसिंग सीएस को बुलाया जाएगा क्योंकि वो बाहर का बंदा है, कंपनी में जॉब नहीं कर रहा है। ठीक है, या फिर प्रैक्टिसिंग सीए जो होगा वो भी कर सकता है, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो आपका होगा वो भी कर सकता है, और इवन बोले भाई साहब एडवोकेट को भी ये काम देना चाहो तो भी चलेगा, और इवन अगर किसी और बंदे को भी ये काम देना चाहो तो भी चलेगा। बट हमारी कंपनी, जिस कंपनी में आप क्या करोगे, ये स्क्रूटनाइज करने का काम करोगे, इसके साथ में आपका जो रिलेशन है वो होना नहीं चाहिए। फिर इसके बाद में सर बोले इसको सेक्रेटेरियल ऑडिटर के तौर पे भी अपॉइंट किया जा सकता है। दिस पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज व्हाट, प्रैक्टिसिंग सीएस कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटेरियल ऑडिटर। ये बहुत ध्यान से, कुछ कंपनीज के लिए कंपलसरी है कि आपको ना इस बात को चेक करवाते रहना पड़ेगा कि आपकी कंपनी में कितने शेयर होल्डर्स हैं, कब किसने कितने शेयर्स को बेचा, टॉप 10 शेयर होल्डर्स आपके यहाँ पे कौन है, कल तक जो प्रमोटर्स थे उनके पास में कितने शेयर्स थे, उन्होंने कितने शेयर्स को बेचा या फिर कितने शेयर्स को उन्होंने गिरवी रखा, या पहले गिरवी रखे हुए थे फिर वहां से उन्होंने क्या करवा लिया, उसको छुड़वा लिया। ऐसे कितने बोले भाई साहब आपके शेयर्स वगैरह जो है वो थे। ठीक है, और उसमें कैसे डीलिंग वगैरह जो है वो किया गया। इसके अलावा
आपकी कंपनी पे जो कॉर्पोरेट लॉज एप्लीकेबल होते हैं, सिक्योरिटी के जो लॉज एप्लीकेबल होते हैं, वो आपकी कंपनी ने साल भर में फॉलो किया या नहीं किया, इस बात का ऑडिट करने वाला जो बंदा आपका होगा उसे क्या कहा जाएगा, सेक्रेटेरियल ऑडिटर का नाम जो होगा वो यहाँ पे आपका दे दिया जाएगा, विल बी कॉल्ड एज व्हाट, सेक्रेटेरियल ऑडिटर। ठीक है, क्या कहा गया भाई साहब अगर मैं सेक्रेटेरियल ऑडिटर के बारे में बात यहाँ पे करूं, सेक्शन नंबर 204 किसका, कंपनीज एक्ट 2013 का कहता है कि अगर आपकी जो कंपनी है ये लिस्टेड वाली कंपनी है, या फिर कंपनी भली आपकी कौन सी है, अनलिस्टेड वाली कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल अगर 50 करोड़ रुपए उससे भी ज्यादा का है, और या फिर जो टर्नओवर है वो बोले भाई साहब 250 करोड़ रुपए उससे भी ज्यादा का है, एंड अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसमें अगर आप बोरोइंग के बारे में बात करोगे, यानी कि जो पैसा उधार के तौर पे लिया गया होगा उसके बारे में बात करोगे, अगर ये 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कर रहा, तो ऐसे केस में आपको अपॉइंट करना होगा एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एज अ सेक्रेटेरियल ऑडिटर, जो कि आपकी कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करने का काम करेगा, हु शैल इंश्योर द कंप्लायंस of all the corporate laws of the company and shall make his secretarial audit report in form number MR3, फॉर्मेट का नाम है MR3, गॉट द पॉइंट। और ये आप क्या करोगे, कंपनी के बोर्ड को सौंप दोगे कि भैया ये देखो आपने ऐसा ऐसा काम जो यहाँ पे किया है। फिर उसके बाद में जो कंपनी का बोर्ड आपका रहेगा वो क्या करेगा, वो इस डॉक्यूमेंट को अपने एनुअल रिपोर्ट के साथ में अटैच करेगा, और जब कंपनी के मेंबर्स का AGM होगा, एनुअल जनरल मीटिंग जो साल में एक बार लेना कंपल्सरी होता है, तो उसमें बोले वैसा प्रेजेंट करने का काम जो यहाँ पे कर दिया जाएगा। अंडरस्टूड अपन, वैसे भी ये समझ में आया, बोल ठीक है सब। चलिए, तो ये था ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या था, एलिमेंट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, बच्चों का डाउट आता है कि सर क्या बोले भाई साहब PCS के तौर पे और जॉब के तौर पे एक बंदा एक ही टाइम पे काम कर सकता है? आंसर इज नो। जैसे एक मैन में दो तलवारें नहीं आ सकती, तो ऐसे ही आप यहाँ पे काम जो है वो दोनों के दोनों एक साथ नहीं कर सकते। या तो आपका जो काम रहेगा वो पीसेस का रहेगा, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि कल तक आप पीसेस का काम कर रहे थे, आज आपने डिसाइड किया कि अब आप क्या करोगे, जॉब करोगे, राइट, तो वो कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो आपका COP होगा ना, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो आपका रहेगा, यू विल हैव टू सरेंडर इट, इसे आपको सरेंडर करना पड़ेगा और फिर आप जॉब कर सकते हो। फिर जॉब कर रहे थे, फिर से आपको मूड होगा नहीं यार एक काम करते हैं, चलो प्रैक्टिस करने का काम जो है ना वो कर लेते हैं, तो ऐसे केस में आप जॉब छोड़ दोगे, फिर से COP जो इसको आप ले लोगे, और ये लेके फिर से आप काम करना जो है प्रैक्टिसिंग CS के तौर पे ये आप स्टार्ट कर दोगे, राइट। तो ऐसा पूरा का पूरा काम जो है वो आपका यहाँ पे रहता है। आगे बढ़ेंगे भाई साहब, बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द कंपनी लॉ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एवरी पर्सन जो भी CS की पढ़ाई कर रहा है या आगे चल के CS के तौर पे काम जो है वो करने वाला है। सर कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी लॉ, लगभग ये लगा लो कि सबसे, जैसे कहते हैं ना कि बोले भाई साहब हिंदुओं के लिए भगवत गीता जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है, मुस्लिम्स के लिए कुरान सबसे बड़ी चीज़ है, क्रिश्चियंस के लिए बाइबल सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। और बोले वैसा अगर मैं सिख के बारे में बात करूंगा तो गुरु ग्रंथ जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कंपनी सेक्रेटरी कम्युनिटी के लोगों के बारे में, तो इनके लिए गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ यही है। कौन सा? कंपनी लॉ। गॉट द पॉइंट? ठीक है सब। चलो, तो ये बहुत ध्यान से, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो कानून अपने को यहाँ पे पढ़ना होता है उसका नाम क्या है, कंपनीज एक्ट। कब का? 2013 का। इसमें कुल मिला के चैप्टर्स की बात अगर आप करोगे तो 29 चैप्टर्स हैं जो कि आपको यहाँ पे दिए गए हैं, और ये 29 चैप्टर्स जो हैं उसमें 470 सेक्शंस है, 38 से भी ज्यादा रूल्स हैं, 95 आपको डेफिनेशन दी गई हैं, और 7 आपको यहाँ पे शेड्यूल्स जो है ना वो बोले भाई साहब आपको यहाँ पे दिए गए, राइट बोल, ठीक है साहब। फिर इसके बाद में सवाल यहाँ पे आता है कि ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पे है। अगर एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात यहाँ पे करेंगे तो सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन 2 यहाँ पे कहता है कि पूरे के पूरे कंट्री पे एप्लीकेबल होगा, होल ऑफ इंडिया। सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन 4 यहाँ पे कहता है कि ये बोले भाई साहब इन टाइप की जो कंपनीज होंगी ना इनके ऊपर एप्लीकेबल जो है वो होने वाला होगा। कौन सी? सबसे पहला द कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, फिर चाहे वो कौन से वाला भी होगा, नया वाला, पुराने वाला, ठीक है। या फिर ऐसी कंपनी जो बैंकिंग का काम करती हैं, इंश्योरेंस का काम करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम करती हैं, और या फिर ऐसी कोई कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट के अंडर अगर बनाई गई होगी, स्पेशल एक्ट कंपनी। जैसे अगर मैं ICSI के बारे में बात यहाँ पे करूंगा तो इसे स्पेशल एक्ट कंपनी का नाम जो दे दीजिएगा भाई साहब,
राइट। और या फिर बोले भाई साहब अगर बात करेंगे तो एनी अदर नोटिफाइड बॉडी कॉर्पोरेट, जैसे कि अगर मैं बात यहां पे करूं तो एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, जो कि एलएलपी एक्ट 2008 के हिसाब से बनाई गई थी। सर लेकिन एक बात बताओ, क्या कि जब बोले भाई साहब इनके लिए स्पेशल लॉ बनाया हुआ है, जैसे सब बोले इसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है सर, इसके लिए इंश्योरेंस एक्ट है सर, इसके लिए स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है सर, तो फिर अपने को कंपनी लॉ क्यों फॉलो करना पड़ेगा? तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्पेशल लॉ आपके लिए इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि काम आप ये वाला कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जनरली आप क्या हैं, आप बोले भाई साहब यहां पे कंपनी है, तो इस वजह से अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 जो आपका होगा ये बोले भाई साहब फॉलो करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट 2013 आपको फॉलो करना रहेगा। तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके स्पेशल लॉ में कोई बातें एक्सप्रेसली दी गई है तो कंपनी लॉ चुप रहेगा, लेकिन अगर आपका जो स्पेशल लॉ है वो अगर किसी टॉपिक के बारे में बात नहीं करता है तो ऐसे केस में आपको कंपनी लॉ जो होगा ये क्या करना पड़ेगा, फॉलो जो है वो यहां पे करना पड़ेगा। बोल ठीक है सर, चलिए आगे ध्यान देंगे। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो 3 टाइप की बोले भाई साहब आपकी बॉडी जो है यहां पे होती है। कौन सी? सबसे पहले एक आपकी रहेगी जिसको नाम क्या दिया गया, लेजिस्लेटिव बॉडी, ऐसी बॉडी जो कि लॉ बनाने का काम करती है, ऐसी बॉडी जिसने कंपनीज एक्ट 2013 को पास किया होगा, लागू किया होगा, या कल को जाके अगर इसमें कोई भी चेंज करना है तो वो भी कर सकता है। नाम क्या दिया गया सर? नाम दिया गया पार्लियामेंट। क्या नाम दिया गया? पार्लियामेंट नाम जो है वो बोले भाई साहब यहाँ पे इसको दिया गया। अंडरस्टूड अपन? बोल ठीक है सब, चलिए। तो पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू इंट्रोड्यूस द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर फर्दर लॉ, ठीक है, या उसमें कोई भी चेंज अगर करना होगा तो वो भी कर सकता है। लेकिन सर जो लॉ यहाँ पे बनाया के दिया गया उसको अगर एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए जो बॉडी का नाम यहाँ पे दिया गया, नाम क्या दिया गया, एग्जीक्यूटिव बॉडी। कौन सी बॉडी भाई साहब? एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है, जिसको कि अगर आप चाहो तो क्या नाम दे सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का नाम जो है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, कैन बी कॉल्ड एज व्हाट, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर मैं बात यहाँ पे करूंगा तो इसके नीचे जो बोले भाई साहब आपकी बॉडी आ रही है उसको नाम क्या दिया गया है, एमसीए, बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए, राइट। सर इसके लिए ऑलरेडी बोले भाई साहब आपकी वेबसाइट जो यहाँ पे बनाई हुई है, नाम क्या दिया गया, mca.gov.in। और ये ध्यान रखिएगा जितना भी हमें काम करना पड़ता है एमसी डिपार्टमेंट के साथ में, इसके लिए हमें फिजिकली किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सर हम जाएंगे ये वाली वेबसाइट पे, यहीं पे जाके सारे के सारे जो फॉर्म्स आपके हैं वो हमें डाउनलोड करने होते हैं, यहीं पे जाके किसी भी कंपनी के बारे में पब्लिक डॉक्यूमेंट जो आपके होंगे, पब्लिक इंफॉर्मेशन जो होगी वो हमें वहां से मिल सकती है। या सारे काम हमारे कहाँ पे होते हैं, इसी वेबसाइट पे हो जाते हैं, राइट। बोल ठीक है साहब, चलिए। फिर इसके बाद में सर लेकिन एमसीए डिपार्टमेंट जो तो पूरे कंट्री की जो कंपनीज हैं उनको बोले गवर्न करने का काम करता, बोले हाँ। तो क्या किया गया सर, बोले एमसीए के हिसाब से हमारे देश को 7 रीजन्स में डिवाइड किया गया, और ये 7 रीजन्स के हिसाब से अगर मैं बात यहां पे करूंगा, ये 7 रीजन्स, ठीक है, तो आरडीज को अपॉइंट किया गया है, जैसे रीजनल डायरेक्टर का नाम जो होगा वो यहां पे दिया जाएगा। और जो ये आपके आरडी होते हैं इनके नीचे अगर आप बात यहां पे करोगे तो आपका आता है आरओसी, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। क्या आते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो हमें कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से लेके कंपनी को बंद करने तक जितना भी काम करना होता है ना, 99% काम में हम सिर्फ इसी बंदे से बात करते हैं, वो भी वर्चुअली आज के ज़माने में वेबसाइट के थ्रू। और भाई कभी कभार ऐसा होता है कि हमें आरडी के पास में भी क्या करना पड़े, जाना पड़े। वो कब होता है? तो ये अपने एग्जीक्यूटिव में जब जाएंगे तो वहां पे इसके बारे में स्टडी जो है वो अपने यहाँ पे करें, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा वैसे क्या कि अगर मैं बात यहाँ पे करूं तो सीआरसी एक आपका क्या है, टाइप ऑफ आरओसी है, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। ये क्या करता है सर? ये कहता है कि आपकी कंपनी को एक नाम जो है वो देना जरूरी है। और हाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो नाम यहाँ पे दिया जाएगा ना, ये किसी और कंपनी के नाम से रिजेंबल नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी और कंपनी का जो नाम था वो आप यहाँ पे लेके बैठे हो। आपने सोचा रिलायंस नाम अच्छा है, चलो एक काम करते ये कॉपी कर लेता हूँ। आपने सोचा विप्रो नाम अच्छा है, ये कॉपी कर लेता हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि नाम आपकी कंपनी का बाकी किसी कंपनी के नाम से रिजेंबल नहीं करना चाहिए। ये किसी और का जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होगा। सर ट्रेडमार्क मतलब ब्रांड नेम लगा लो काइंड ऑफ, ठीक है। जैसे मेटा का ट्रेडमार्क है एक फेसबुक, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप, राइट। ये सब क्या, ये सब ट्रेडमार्क है। तो ये जो ट्रेडमार्क होंगे ना, इसका भी बोले आप इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते हो विदाउट द परमिशन ऑफ दैट पर्सन। सर लेकिन कई बार हमने देखा ना कि लोग कॉपी करते हैं, अगर वो ट्रेस हो गए कि कौन है वो लोग, ठीक है, तो उनके ऊपर एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। हाँ जी। इसके अलावा देयर आर अदर आरओसीज ऑल्सो,
क्या है, अदर आरओसी भी हैं। ध्यान रखिएगा, कंपनी का नाम लेने के बाद में, कंपनी का नाम लेने के बाद में जितना भी हमें काम करना पड़ता है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से लेके कंपनी को बंद करने तक का सारा काम जो होगा, उसके लिए हमें अपने स्टेट के, अपने यूटी का जो आरओसी रहेगा उसी के पास में काम जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, नॉर्मली हर एक स्टेट में, यूटी में एक एक आरओसी जो है वो आपका रहता है। बट अगर मैं बात करता हूं तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बारे में, कहां पे, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। सर तमिलनाडु में 2 आरओसी हैं, एक चेन्नई में, दूसरा कोयम्बटूर में। और बोले भाई साहब महाराष्ट्र में 2 आरओसी हैं, एक मुंबई में तो दूसरा कहां पे आपका, पुणे में। अंडरस्टूड पॉइंट, बिल्डिंग के साथ चलिए। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट जो यहाँ पे आपका आता है, नाम दिया गया क्या, क्वासी जुडिशियल बॉडी। सर नॉर्मली बोले भाई साहब अगर कोई जनरल केस वगैरह होता है तो हम जाते हैं कोर्ट्स के पास में, जिसे सिविल कोर्ट कहते हैं। लेकिन कहा गया कि अगर बोले कोई स्पेशल लॉ है, सर आपने तो बोला था कंपनी लॉ क्या है, जनरल लॉ है, आज आप इसको स्पेशल लॉ बता रहे हो, ये स्पेशल लॉ कैसे हो गया। तो ध्यान रखिएगा, एवरीथिंग विच इज अ जनरल लॉ इज ऑल्सो अ स्पेशल लॉ। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर इंडिया के हिसाब से बात करोगे तो क्या है, जनरल लॉ है सर, सबसे बड़ा लॉ है। लेकिन वर्ल्ड के हिसाब से बात करेंगे तो सर ये चूंकि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही एप्लीकेबल होता है तो इंडिया के लिए स्पेशल हो गया। फिर वहीं पे कंपनी लॉ जो है, अगर मैं सारी कंपनीज के लिए बात करूंगा तो इट इज अ जनरल लॉ। लेकिन अगर आप काम के हिसाब से बात करोगे तो बैंकिंग कंपनी के लिए जो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होगा ये स्पेशल लॉ कहलाएगा। समझ में आई मेरी बात। तो यहां पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, जनरली जो केस आपके होते हैं वो कोर्ट्स के पास में जाते हैं, तो कोर्ट जो आपका होता है उसे क्वासी जुडिशियल, सॉरी उसे जुडिशियल बॉडी कहा जाएगा। भैया जो भी जजमेंट वगैरह पास करना होगा वो करने का काम कौन करेगा, जो आपका कोर्ट है वो करेगा। लेकिन अगर किसी स्पेशल एक्ट के बेसिस पे एक स्पेशल जुडिशियल बॉडी यहां पे बनाई गई है जो सिर्फ उसी केस के हिसाब से जो भी डिस्प्यूट्स है उनको रिजॉल्व करने का काम करेगा, उसे कहते हैं क्या, क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्या कहेंगे, क्वासी जुडिशियल बॉडी। गॉट द पॉइंट, बिल्डिंग के सब। चलिए अब ये बहुत ध्यान से, ये कौन है सर, सर ये एक जुडिशियल बॉडी है विच इज मेड अंडर अ स्पेशल एक्ट, जो कि स्पेशल एक्ट के तहत बनाई गई है, एंड कैन ओनली ट्राई द केसेस अंडर दैट एक्ट इटसेल्फ एंड नॉट अंडर एनी जनरल केसेस। ये समझ में बिल्डिंग। जैसे अगर मैं बात करूं तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो बॉडी है नाम क्या दिया गया, NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। इसके बाद में अगर मान लो इसने ऑर्डर पास किया और आपको ऐसा लगता है कि सर भेदभाव हुआ है, सारे एविडेंसेस को देखा नहीं गया, हमारे साथ में गलत किया, तो ऐसे केस में इसके ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर आपको अपील करना है तो कहां जाओगे, NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल जो आपका होगा ना, वहां पे आप जाएंगे। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी। लेकिन सर NCLAT ने भी ऑर्डर पास किया, हमको तो वो भी पसंद नहीं आया, अब क्या करें, तो बोले भाई साहब हम जाएंगे कहां पे, सुप्रीम कोर्ट जो आपका होगा वहां पे जाएंगे। किसके पास चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जो आपका होगा उसके पास में। बोले भाई साहब हम लोग क्या करने वाले होंगे, जाने वाले होंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट भाई साहब, ये समझ में आया क्या, यस और नो, बोले ठीक है सर, चलिए बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, तो इसके बाद में आ जाओ भैया अगले वाले पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे पिछले पेज में 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया, कौन से, एक है बोले आपका बॉडी कॉर्पोरेट और दूसरा है आपका कौन सा, कंपनी। सब बोले क्या फर्क होता है दोनों के अंदर, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होगा और कंपनी वर्ड जो आपका है इसका मतलब जो है वो क्या लेके चला जाएगा। तो ये बहुत ध्यान से भाई साहब। सबसे पहले अगर मैं बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में बात यहां पे करूं तो बॉडी कॉर्पोरेट, सब बॉडी एक लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है जो कि है आपका क्या, कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब क्या होता है, बॉडी बोल दो तो भी चलेगा, पर्सन बोल दो तो भी चलेगा। ठीक है, और कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, इनकॉर्पोरेटेड, और या फिर अगर आप चाहो तो रजिस्टर्ड का नाम जो है वो भी आप दे सकते हैं, इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज या ऐसा कोई भी इंसान, सॉरी नॉट चीज, ठीक है, ऐसा कोई भी इंसान है जिसका इनकॉर्पोरेशन करवाया गया होगा, रजिस्ट्रेशन करवाया गया होगा किसी लॉ के तहत, उसे बॉडी कॉर्पोरेट कहा जाता है। जैसे कंपनी है, LLP है, कॉर्पोरेट सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म। सब पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से रजिस्टर्ड है तो जनरली यू कैन कॉल इट एज बॉडी कॉर्पोरेट, यस नो इश्यूज। लेकिन कंपनी लॉ कहता है ना ना ना, हम ना मानते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 11 में बाकायदा इस बात को डिफाइन किया गया है कि भैया देखो हमारे हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होगा ये हम पहले ही आपको बता देते। क्या बोले, एक काम करो, आप इनमें से जिसको बॉडी कॉर्पोरेट बोल रहे हो ना, बोले हाँ, तो उसको बोले आप मान लो, इंक्लूड कर लो। ठीक है, साथ में बोले काम करो आप ना इसको भी इंक्लूड कर लो। ये क्या है, सब बोले द कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया।
अब इंडिया के बाहर कंपनीज एक्ट 2013 तो नहीं लगता, बोले ना, लेकिन सब बोले इंडिया के बाहर फिर भी अगर कोई कंपनी बनी होगी ना वहां के लॉ के हिसाब से, चलो एक काम करो, उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो मान के चल लो, है तो वो भी रजिस्टर्ड ही, बोले हाँ ठीक है, लेकिन इसके अलावा डज नॉट इंक्लूड, इसमें इंक्लूड मत करना किसको, एक तो बोले भाई साहब कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, दूसरा कोई और अदर नोटिफाइड बॉडी कॉर्पोरेट होगा ना उसको भी लेके मत चलना, हम तो बोले उसको भी नहीं मानते, जैसे सर ये पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इसको बॉडी कॉर्पोरेट मान रहे होंगे, लेकिन हम नहीं मानते बोले वैसे कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से, या और किसको हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मान के चलेंगे, ये बोले हम आपको बता देंगे, उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 जो आपका होगा ना वो बोले एप्लीकेबल नहीं होगा, बात ही खत्म हो गई, ये समझा, ठीक है साहब। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आपका यहाँ पे आता है, बोले भाई साहब कंपनी का मतलब क्या है, तो ये बहुत ध्यान से सर, कंपनी के दो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे दिए गए हैं। पहला जनरल मीनिंग, क्या कहता है, सिंपल है सर, कंपनी का मतलब होता है कंपनी, ठीक है, एक एसोसिएशन होता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जिसमें किसी न किसी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि पहले से डिसाइड किया गया जो भी काम आपका होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव आपका होगा ना, उसको अचीव करने के लिए आपने बनाया होगा, उसे कहते हैं कंपनी, ठीक है। ये दो ग्रीक या लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, जो कि है आपका कम एंड पनीस। कम का मतलब होता है साथ में आना, पनीस का मतलब होता है ब्रेड यानी कि मील, खाना खाने के लिए साथ में आना, उसे भी कंपनी कहा जाएगा। लेकिन अगर मैं नॉर्मली यहां पे बात करूं तो क्या कहा गया, इट इज अ वॉलेंट्री एसोसिएट, वॉलेंट्री, किसी ने आपके साथ में जबरदस्ती नहीं करी कि चल नहीं तो जान से मार दूंगा, कर मेरे साथ में काम नहीं तो जान से मार, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप अपनी मर्जी से उसको क्या कर रहे हो, एसोसिएट कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो। बिटवीन टू और मोर पर्संस, अब पर्सन जो आपके हैं नेचुरल वाला रहा तो भी चलेगा, आर्टिफिशियल वाला रहा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टू अचीव अ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव विथ एन इंटेंशन टू अर्न द प्रॉफिट, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, ऐसा कोई भी काम जिसके बारे में पहले ही दोनों के बीच में डिस्कशन हो चुका है कि अपने को ये वाला काम जो है वो करना है, तो उसे क्या कहेंगे, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव जो आपका होगा, ये बोले भाई साहब यहां पे कह दिया जाएगा, सिंपल सी बात है, राइट, बोल ठीक है। और मैक्सिमम केसेस में जो बोले भाई साहब पर्पस होता है वो क्या होता है कि प्रॉफिट नाम की जो चीज होगी ना, ये बोले अपने को यहाँ पे क्या करना है, अर्न करने का काम करना है, अंडरस्टूड पॉइंट, ठीक है सर। चलिए फिर इसके बाद में यहाँ पे पॉइंट आता है क्या, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 कहता है हर एक ऐसे एसोसिएशन को हम कंपनी नहीं मानते, हमारे हिसाब से कंपनी का मतलब सिर्फ और सिर्फ वो एसोसिएशन होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो वाली कंपनी होगी जो कि हमारे लॉ के हिसाब से, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 या कोई भी प्रीवियस लॉ होगा उसके हिसाब से अगर क्या है, रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड है तो, नॉट अदरवाइज, हम उसे ही कंपनी का दर्जा जो होगा वो यहां पे देके चलेंगे, इसके अलावा किसी को भी नहीं देंगे। ऐसा कौन कहता है, कंपनीज एक्ट 2013 जो है सिर्फ वही यहां पे कहता है। अंडरस्टूड पॉइंट भाई साहब, यस और नो, बोले ठीक है सर, चलिए बहुत ही बढ़िया। फिर इसके बाद में अगला जो पॉइंट यहां पे आपका आता है, नाम क्या दिया गया, बोले सर अगर मैं कंपनी के फीचर्स के बारे में बात जो है वो यहां पे करूं, अगर मैं कंपनी के फीचर्स के बारे में बात जो है वो यहां पे करूं तो क्या कहा गया, बोले भाई साहब सबसे पहली बात अगर मैं फीचर्स के बारे में बात यहाँ पे करूंगा तो कंपनी जो आपकी है उसे क्या कहा जाएगा, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जो आपका होगा वो कहा जाएगा, क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जो होगा वो कहा जाएगा, क्यों सर, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ का प्रोसीजर आपने फॉलो किया और उसके साथ आपने कंपनी को यहां पे इनकॉर्पोरेट किया, बिकॉज ऑफ दैट रीजन। दूसरा सर बोले इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कानून की नजरों में भले ही इंसान थे जिन्होंने कंपनी को बनाया होगा, लेकिन कंपनी क्या है, अलग है। ये वाली बात सेलोमन वर्सेस सेलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का जो केस हुआ था ना, उसमें ये वाली बात जो है उसको यहां पे कहा गया था, गॉट द पॉइंट। तीसरा पॉइंट यहां पे आता है क्या, कि सर इसकी ना अपनी खुद की आइडेंटिटी है, इट हैज इट्स ओन आइडेंटिटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स क्रिएटर दैट इज अ मेंबर, यानी कि इसके मेंबर जो है वो अलग है और ये जो है वो अलग है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जैसे एक इंसान अपने खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है इन इट्स ओन नेम, ऐसे ही कंपनी अगर चाहे तो वो भी अपने खुद के ही नाम पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। अंडरस्टूड पॉइंट, बढ़िया सब, चलिए बहुत ही बढ़िया। फिर इसके बाद में सर इट कैन सू और बी सूड, मतलब ये केस कर सकता है और या फिर कोई और बंदा इसके ऊपर केस कर सकता है इन इट्स ओन नेम, खुद के नाम पे,
चलेगा बोले, ठीक है। इसके बाद में अगला सर, यहाँ पे ओनरशिप और मैनेजमेंट जो आपका है वो अलग अलग हाथों में होगा। कंपनी के ओनर यानी कि कंपनी के मेंबर, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट कौन संभालता है? इसके लिए बकायदा अलग से लोगों की टीम अपॉइंट की जाती है। जो मेंबर आपके हैं वो भी आ सकते हैं इसके अंदर, लेकिन सर कोई बाहर का बंदा भी जो है वो भी हो सकता है। उसे क्या कहा जाएगा? इंडिविजुअली डायरेक्टर कहा जाता है। और अगर सबको साथ में मिला देंगे तो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाएगा सर। फिर इसके बाद में एक यहाँ पे चीज आपकी यूज करेगी, नाम क्या है? कॉमन सील। सर चूंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कानून की नजरों में ये एक इंसान है, तो इसका अपना क्या होगा? प्रेजेंस होगा। खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, पर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए साइन तो करना पड़ेगा। साइन कहाँ है? तो बोले कंपनी के सिग्नेचर के तौर पे क्या रहता है? कॉमन सील होता है। बट एक बात और ध्यान रखिएगा, आज से कई साल पहले 2015 25 मई 2015 को ये ऑप्शन जो आपका था इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। और क्या कहा गया? सुनो, बोले अगर कंपनी में कॉमन सील है तो वो लगा देना, अगर वो नहीं है तो कंपनी के बिहाफ पे अगर 2 डायरेक्टर्स ने डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया ना, चलेगा। या फिर अगर एक डायरेक्टर और एक सीएस ने भी साइन कर दिया ना ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो भी बोले भाई साहब यहाँ पे क्या है? सफिशिएंट। बट इसके अलावा क्या कहा गया कि जो शेयर होल्डर्स का एक्सपीरियंस होगा, इसे बोले भाई साहब कंपनी का जो एक्सपीरियंस है ये मान के चल लिया जाएगा। एक्सपीरियंस ऑफ द शेयर होल्डर इज द एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट? कंपनी। राइट बोल, ठीक है सब। चलिए फिर इसके बाद में सब बोले वॉलंटरी एसोसिएशन, मतलब किसी ने आपसे जबरदस्ती नहीं करी। अगर आपको आना था तो आ जाते, नहीं आना था मत आते भाई साहब, मर्जी थी आपकी। राइट बोल, ठीक है। परपीचुअल सक्सेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज। क्या कहा हमने कहा, कल ही मैंने बात करी थी इस चीज के बारे में, क्या कि अगर जो निब्बा है और निब्बी है दोनों की शादी हो गई, शादी होने के बाद में इन्होंने किसी टिब्बे को जन्म दिया, ठीक है, और उसके बाद में बोले निब्बा और निब्बी जो है वो मर गए, दोनों के दोनों मर गए, तो इसका मतलब ये होगा क्या कि जो टिब्बा नाम का बंदा है उसको भी आप मरा हुआ मान लेंगे? बोले नहीं सर। तो क्या उसको मार देंगे? नहीं सर, ये भी जरूरी नहीं है। उसकी अपनी जिंदगी है, वो अपनी जिंदगी जिएगा जब तक उसकी है। मतलब कहने का ये है कि कंपनी जब पैदा होती है तो अपनी जिंदगी उसको मिलती है, और ये तभी खत्म होगी जब वो अपनी मौत मरे। इसे कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी के मेंबर्स है वो आते रहेंगे जाते रहेंगे। एक मेंबर मरा, उसकी जगह पे उसका जो लीगल एयर होगा वो मेंबर बन जाएगा। वो शेयर्स को बेचता है, कोई और बंदा मेंबर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक कंपनी को डिसॉल्व ना कर दिया जाए, एक्चुअल में मार ना दिया जाए, तब तक आपकी जो कंपनी है ना वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। वो बोले भाई साहब आपकी बंद होने वाली नहीं होगी। ये समझ में आया? बोल ठीक है साहब। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आता है क्या सर? बोले व्हाट अबाउट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो मेंबर आपके होते हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो कितनी होती है? तो ये बहुत ध्यान से क्या कहा गया इसके बारे में कि देखिए सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला फीचर है जिसकी वजह से लोग कंपनी बनाने की बात करते हैं। अदरवाइज कोई भी काम करने के लिए, कोई भी बिजनेस करने के लिए आप सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म ये भी बना के चल सकते थे। बट सर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म में जो मालिकों की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है और पर्सनल होती है। मतलब अगर धंधे में कल को लॉस हो गया तो जिन लोगों से पैसा उधार लेके आपने धंधा स्टार्ट किया था उनका पैसा आपको पर्सनल एसेट्स को बेच के देना पड़ सकता है, पर कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में यह कहा गया आप अलग हो, कंपनी अलग है और बाहर का बंदा अलग है। अगर आपने कंपनी में शेयर परचेज किए हैं तो जितने रुपए के आपने शेयर कंपनी में लिए ना, बस आपको उतना ही पैसा जो होगा वो कंपनी को देना पड़ेगा। लेकिन सब बोले कंपनी और जो बाहर वाला, भैया आपका आपस का मैटर है, आप जानो वो जाने, मेरी लायबिलिटी यहां पे क्या है? लिमिटेड है। और वो भी सिर्फ किसके टुवर्ड्स में है? कंपनी के टुवर्ड्स में। कितनी लायबिलिटी है सर? डिपेंड करता है चीज के ऊपर, क्या कि आपकी कंपनी में लायबिलिटी इज इधर लिमिटेड बाय शेयर, क्या कंपनी में शेयर कैपिटल है? अगर हां तो आपने जितना पैसा अभी तक कंपनी को अपने शेयर्स के ऊपर जो आपने लिए हैं या लेने के लिए एग्री किया है उसके ऊपर अभी तक जितना पैसा आपने नहीं दिया ना, बस वही पे करना है। उसके अलावा कुछ भी पे नहीं करना सर, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। तो लायबिलिटी ऑफ द मेंबर विल बी अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स विच आर हेल्ड बाय सच मेंबर। गॉट द पॉइंट? एंड ये जो अनपेड अमाउंट आपका होगा इट कैन बी कॉल्ड अप बाय द कंपनी एट एनी टाइम। कभी भी कंपनी आपसे पैसा जो है वो मंगवाने का काम कर सकती है। गॉट द पॉइंट? जैसे कंपनी है ए लिमिटेड, बंदा है जिसका नाम क्या है? चंदू,
ठीक है, क्या कहता है भैया, एक शेयर जो आपका है उसकी फेस वैल्यू कितने रुपए की, बोले 10 रुपए की। अगर 10 रुपए की फेस वैल्यू, उसमें से 6 रुपए जो आपके हैं, ये बोले भाई साहब सामने वाला बंदा ऑलरेडी पे कर चुका है, बचे हुए जो 4 रुपए आपके यहाँ पे होंगे उसमें से बोले भाई साहब अभी आपको पे करना बाकी है। तो चंदू की लाइबिलिटी कंपनी के टुवर्ड्स सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए की रहेगी, 4 रुपए की। उसके ऊपर एक सिंगल पैसा जो होगा वो बोले भाई साहब आपको यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है सर, चलिए बहुत ही बढ़िया। इसके बाद में अगला आपका आता है, नाम दिया गया क्या, लिमिटेड बाय गारंटी। आपने कंपनी में गारंटी प्रोवाइड किया। काफ़ी सारे बच्चे ये सवाल पूछते हैं, सर ये गारंटी प्रोवाइड करने से फ़ायदा क्या होता है? तो कहते हैं ना कई बार कि ज़रूरी नहीं कि हर बार किसी चीज़ में आप फ़ायदा जो है वो देखो ही देखो। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको पता ये चले कि कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी आप वो काम जो है वो वहाँ पे करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बोले मुझे समाज सेवा करनी है, साइंस को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। रतन टाटा जी सबसे बड़े, क्या बोलेंगे इसको, डोनर, ठीक है, एक 1.20 मिलियन या बिलियन डॉलर, ठीक है, वो उन्होंने क्या किया है, डोनेट किया। मतलब उनकी डेथ होने के बाद में आज की डेट में अगर बात करेंगे तो सर ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो उनके बारे में मतलब कुछ भी गलत बोले। आई सॉ कि जो सेकंड बेस्ट जो ये था ना, सेकंड हाईएस्ट डोनर जो था, 79 बिलियन डॉलर या मिलियन डॉलर, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। बट टॉप पे 1.20 रतन टाटा, कितना फर्क है। फिर तीसरे पे शायद वार्नर बफे था तो उसने और कम किया हुआ था। फिर चौथे पे एक और कोई तो बाहर का बंदा था, उसने नहीं सॉरी, सेकंड पे बिल गेट्स था, थर्ड पे वार्नर बफे, और फोर्थ पे कोई तो भी और। बट आज के डेट में जब रतन टाटा जी की परसों डेथ हुई, उसके बाद में मतलब देर इज नॉट इवन अ सिंगल पर्सन जिसके बारे में ये कहा जा सके कि भैया कोई ऐसा बंदा होगा जो खुश हुआ होगा कि यार रतन टाटा मर गया। ऑल द इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, मुकेश अंबानी, अदानी, ईच एंड एवरी पर्सन वॉज देयर एट द फ्यूनरल ऑफ रतन टाटा। गॉट द पॉइंट? तो कई बार ऐसा होता है, आप हर काम जो है ना वो पैसा कमाने के लिए नहीं करते। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने कोई तो भी काम स्टार्ट किया क्योंकि आप वो करना चाहते थे, और फिर उसमें आपने गारंटी प्रोवाइड कर दी कि देखो ये काम अपन यहाँ पे करते हैं, कल को जाके अगर इस काम में नुकसान होता है, अगर वो जो कंपनी है वो खुद से वो काम नहीं कर पा रही है, उसमें नुकसान हो जाता है, तो मैं इतने रुपए तक की गारंटी देता हूं कि अगर कंपनी के ऊपर बाहर वालों की इतने की लायबिलिटी आती है कंपनी को बंद करते टाइम पे, और वो अगर कंपनी पे नहीं कर पा रही है, डोंट वरी, आई विल पे फॉर दैट। ठीक है, तो उसे कहेंगे क्या, लिमिटेड बाय गारंटी। उसमें क्या होगा, तो ये बहुत ध्यान से, सर लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल, इसमें द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर विल बी अप टू द अमाउंट गारंटेड। जितने रुपए की गारंटी आपने प्रोवाइड करी होगी ना, गॉट द पॉइंट, उतनी ही लायबिलिटी जो है वो आपके ऊपर आने वाली होगी। ठीक है, चलिए, और ये भी कब, वाइंडिंग अप के टाइम पे। शेयर्स का पैसा कंपनी आपसे कभी भी बुलवा सकती है, लेकिन गारंटी का जो पैसा होगा वो आपसे तभी कॉल किया जाएगा जब आपकी कंपनी क्या होगी, बंद होगी। और उस टाइम पे भी जब कंपनी अपने क्रेडिटर्स को पैसा नहीं पे कर पा रही है, सिर्फ तभी आपको ये पैसा जो होगा ना वो पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये भी नहीं पे करना होगा। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, इसमें 2 मेंबर है भिंडी और टिंडी, जिन्होंने वारंटी गारंटी दिया था कि मैं 5-5 लाख रुपए जो है हम लोग कंट्रीब्यूट करने को तैयार हैं अगर कंपनी जब बंद होने के कगार पे आए और क्रेडिटर्स को पे करने के लिए कंपनी के पास में पैसा नहीं है। तो अब मान लीजिए कि कंपनी अपने क्रेडिटर्स को, पहला ऑप्शन, 8 लाख रुपए पे नहीं कर पा रही है, तो भैया ठीक है, 4 मैं दे दूंगा, 4 ये दे देगा, 8 लाख की लायबिलिटी है ना, तो इक्वली दे देंगे भाई सब, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 8 लाख से भी ज्यादा का उधार है, जैसे 12 लाख का है, भैया सॉरी माफ करना, पर हमने मैक्सिमम जो गारंटी यहाँ पे दिया था वो 5-5 लाख रुपए की दिया था, 12 लाख का उधार होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ 5 लाख रुपए जो है वही कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा, और बाकी नुकसान किसका हो जाएगा, क्रेडिटर का हो जाएगा। सर क्यों? उसको ये चीज पहले से पता थी या पता होनी चाहिए थी कि भैया कंपनी में इसकी लायबिलिटी इतनी है। ठीक है, चलिए दूसरा, सर कंपनी में गारंटी के साथ साथ में शेयर कैपिटल भी हो सकता है। अगर ऐसा रहा तो एक्स्ट्रा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? बोले सर जो ये यहाँ पे दिया हुआ था और जो ये यहाँ पे दिया हुआ था, दोनों काम करने पड़ेंगे। जब तक कंपनी चल रही है और आपके पास में जितने शेयर्स है कंपनी के, उस पर जो पैसा आपने अभी तक पे नहीं किया होगा ना, जो अनपेड है, वो आपको पे करना पड़ेगा। वो बोले भाई साहब आपको पे जाओ, वो यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि आपकी कंपनी क्या है, सिर्फ गारंटी वाली थी,
तो खाली वाइंडिंग अप के टाइम पे करना पड़ेगा। शेयर्स वाली भी हैं तो शेयर्स के साथ साथ में गारंटी वाला जो आपका फंडा रहेगा तो दोनों ही एप्लीकेबल जो यहाँ पे आपके हो जाएंगे। फिर इसके बाद में कंपनी में अनलिमिटेड लायबिलिटी भी हो सकती है। वैसे तो ये रेयर है, हमारे कंट्री में शायद ही ऐसी कोई कंपनी होगी, एक आधी हो सकती है, जो कि अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी हो। सर लेकिन कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली बनानी क्यों है? कई बार ऐसा हो सकता है कि आप ये चाहते हो कि आपके बिजनेस को ना एक कॉर्पोरेट नेम मिले, कंपनीज में काउंट किया जाए, प्रोफेशनल कंपनी जो आपकी है उसमें बोले वैसा उसको काउंट जो किया जाए, लेकिन साथ ही साथ में आप ये चाहते हैं कि भैया सामने वाला बंदा मेरे साथ में काम करे, इसके लिए डबल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, डबल एश्योरिटी देनी पड़ेगी। पहले सब बोले कंपनी है, कॉर्पोरेट नेम है, तो आपके साथ में धोखा तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कुछ हो गया ना तो चिंता मत करो, कंपनी की लायबिलिटी बोले तो मेरी लायबिलिटी, जितना नुकसान होगा वो पैसा मैं देने को तैयार हूं, ऐसा सामने वाला बंदा वहां पे बोल रहा होगा। ठीक है, चलिए तो ये बहुत ध्यान से, यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब ये लगा लो कल को जाके अगर कंपनी अपने क्रेडिटर्स को पैसा पे नहीं कर पा रही है तो पूरा का पूरा पैसा जो होगा वो आपको पे करना पड़ सकता है। यहाँ पे लायबिलिटी ऑफ द मेंबर विल बी अनलिमिटेड एंड द पर्सनल इफ द कंपनी गोज इनटू द वाइंडिंग। दूसरा, सर हो सकता है कि इस कंपनी में शेयर्स भी हो, तो शेयर्स का जो पैसा होगा वो भी आपको पे करना पड़ेगा। जितने रुपए के शेयर्स आपके पास में हैं उस पर आपको कंपनी कभी भी पैसा जो है वो मंगवा सकती है। और अनलिमिटेड लायबिलिटी जब कंपनी बंद होने के कगार पे आएगी तब बोले भाई साहब आपको पे करना पड़ सकता है, सिंपल है। ठीक है, चलिए इसके बाद में भाई साहब आगे आएंगे और अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हमने कहा कंपनी, क्या कंपनी एक पर्सन है? बोले यस, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो क्या कंपनी को सिटीजन मान के चला जाएगा? आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। क्यों सर? क्योंकि बोले आर्टिकल नंबर 5 किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या कहता है? सर बोले सिटीजन ऑफ इंडिया होने के लिए आपका नेचुरल पर्सन होना जरूरी है, और कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। कहानी यहीं पे क्या हो गई? पिट्टूस। तो अगला सवाल आया, क्या कंपनी को फंडामेंटल वाले जो राइट्स हैं ये अवेलेबल होते हैं क्या? तो इसके वापस से दो जवाब आए, एक जवाब यस सर और दूसरा नो सर। यस कब कहा जाएगा? सब बोले ऐसे फंडामेंटल राइट जो किसी भी बंदे को अवेलेबल हैं, चाहे वो बंदा बोले भाई साहब आपका क्या होगा, सिटीजन होगा या नहीं होगा। जैसे आर्टिकल नंबर 14 का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सर ये सबको मिलेगा तो कंपनी को भी मिल जाएगा, कंपनी में भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को अवेलेबल है, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 30 सिर्फ और सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को अवेलेबल है, तो ये जो राइट्स होंगे ना ये बोले कंपनी को नहीं मिल सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ये समझ में आया? बोल ठीक है साहब। दूसरा, लेकिन कंपनी को अगर आप चाहो तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कह सकते हैं, अगर आपकी कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है वो इंडिया में हुआ है तो ऐसे केस में कंपनी विल बी कॉल्ड एज व्हाट? रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्यों पूछते हैं? ये टैक्स के पर्पस के लिए। अगर इंडिया की कंपनी है तो आपको 30% ही टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर फॉरेन की कंपनी है जो इंडिया में काम कर रही है और यहां से पैसा कमा रहे हो तो 40% का टैक्स जो होगा वो बोले आपको यहां पे करना पड़ सकता है। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब, चलिए इसके बाद में आगे आ जाएंगे, अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सर इल्लीगल एसोसिएशन, सेक्शन नंबर 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल नंबर 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, ये बात करता है किसके बारे में? इल्लीगल एसोसिएशन के बारे में। क्या कहता है? कहता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, जिसमें जो मेंबर्स आपके हैं वो 50 से ज्यादा हैं, और बोले अगर आप प्रॉफिट और गेन के लिए काम कर रहे हो तो ऐसे केस में कहा गया फटाफट से काम करो, या तो अपने आप को कंपनी बना लो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करवा के, और या तो फिर किसी ना किसी लॉ के हिसाब से अपने आप को बॉडी कॉर्पोरेट जो है ना उसमें कन्वर्ट करवा लो। नहीं किया तो एसोसिएशन को इलीगल एसोसिएशन कह दिया जाएगा, और बोले वैसा पर मेंबर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना जो होगा ना वो बोले भाई साहब आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। गॉट द पॉइंट? साहब ऑल्दो ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कुछ एसोसिएशंस को एग्जम्पशन दिया गया, कहा गया कि अगर आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब एक ही परिवार है सर, एक ही ब्लड लाइन है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, 50 से ज्यादा लोग हैं, और हम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मत करो रजिस्ट्रेशन, अगर आप एचयूएफ के तौर पे काम कर रहे हो तो। दूसरा, सर बोले वैसे तो पार्टनरशिप फर्म है, 50 से ज्यादा भी है, लेकिन सर हम लोग जो है ना प्रोफेशनल है, सीए, सीएस, सीएमए, डॉक्टर, एडवोकेट, ठीक है, और बोले भाई साहब
हम ऑलरेडी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के पास में रजिस्टर्ड है इंडिविजुअली जो कि स्पेशल एक्ट के हिसाब से बनाया गया होगा, ICSI, ICAI, ठीक है, इनके पास में क्या है, रजिस्टर्ड है। तो इनको भी एग्जम्पशन दे दिया कि ठीक है बोले कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने आप को कंपनी में या LLP में कन्वर्ट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, करो बोले भाई सब काम, आप बढ़ो बोले आगे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे आपकी नहीं है। ये समझ में आया कि भाई साहब ऐसा यहाँ पे जो है वो आपको बोला जा सकता है। सो अल्टीमेटली अगर मैं बात यहाँ पे करूंगा तो क्या कहा गया, ध्यान से सर, बोले पार्टनरशिप फर्म या फिर कह दो एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि जो आपके पार्टनर्स या मेंबर्स या फिर क्या बोलेंगे ओनर जो हैं वो अगर 50 से ज़्यादा हैं, और अगर आप प्रॉफिट एंड गेन के लिए काम यहाँ पे कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, मतलब कि बॉडी कॉर्पोरेट में कन्वर्ट जो है वो आपको करना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको इलीगल एसोसिएशन का नाम जो होगा वो यहाँ पे दे दिया जाएगा, और बोले भाई साहब जो आपके मेंबर ओनर या फिर पार्टनर रहेंगे उनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना जो आपका होगा ना, ये बोले भाई साहब आपके ऊपर यहाँ पे लग जाएगा, राइट। तो ये कहता है द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, इलीगल एसोसिएशन। इसके बाद में आएंगे अगले वाले पॉइंट पे, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट। क्या कहता है, सब बोले देखिए, द टर्म इज कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड, और व्हील का मतलब क्या होता है, पर्दा, ऐसा पर्दा जो कि लॉ के हिसाब से बनाया गया हो, मतलब कंपनी या फिर कह दो LLP। कंसेप्ट ऑफ द सेपरेट लीगल एंटिटी जो आपने यहां पे बोला है ना कि कंपनी बनने के बाद में कंपनी अलग है, जिस मेंबर ने कंपनी को बनाया होगा वो अलग है, कंपनी अपना काम जाने, कंपनी अपनी लायबिलिटी जाने, ठीक है, भैया मैं मेरा जानू, राइट, बोल ठीक है साहब। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी, और इसे ही कॉर्पोरेट व्हील का नाम जो है वो दिया जाता है। कंपनी अलग है बोले भाई साहब, कंपनी को क्रिएट करने वाले अलग है। अगर कोई काम कंपनी के नाम पे किया जा रहा है, उसका फायदा, उसका नुकसान कंपनी को मिलेगा, उसके मालिकों को नहीं मिलेगा। अगर उसके मालिकों के साथ में ये फायदा या नुकसान शेयर करना है तो कंपनी जो है वो वहां पे शेयर कर सकती है डिविडेंड के तौर पे। किसके तौर पे, डिविडेंड के तौर पे। कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ कंपनी का ही कहलाएगा, और कंपनी अगर चाहे तो उसमें से डिविडेंड जो होगा वो कंपनी के मेंबर्स को दे सकती है, अगर कंपनी चाहे तो। ये समझा, बोल ठीक है। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट और, क्या, जब बोले लोगों को ये वाली बात के बारे में पता चला कि कंपनी अलग है और मैं अलग हूं, ठीक है, और कंपनी के नाम पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो उसके लिए कंपनी को ही लायबल मान के चला जाएगा और लायबिलिटी मेरे ऊपर नहीं आएगी। तो ऐसे केस में लोग क्या करते हैं, लोग बोले भाई साहब यहाँ पे गलत पर्पस के लिए भी कंपनी का नाम जो उसको यूज कर लेते हैं। बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे आपका आता है कौन सा, सब बोले एक आदमी जिसका नाम विजय कालिया, उसने बोले एक कंपनी जो है उसको यहाँ पे स्टार्ट किया जिसका नाम क्या दिया गया, बोले भाई साहब किंगफिशर कंपनी। इस कंपनी के थ्रू वो जाता है किसी बैंक के पास में जिसका नाम क्या है, बोले भाई साहब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये बंदा कंपनी का MD बन के बैंक के पास में जाता है और जाके कहता है कि आप मेरी कंपनी को लोन दे दो 9,000 करोड़ रुपए का, क्या दे दो, लोन दे दो। क्या करोगे, बोले प्लेन लेके आऊंगा, बहुत सारे प्लेन लेके आऊंगा, और बोले भाई साहब क्या करूंगा, बोले मैं इस चीज को मतलब प्लेन को यूज करके बिजनेस करूंगा, और बिजनेस से पैसा कमा के आपको ब्याज के साथ में पैसा जो यहां पे क्या करूंगा, मैं दे दूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा ठीक है भाई साहब बहुत ही बढ़िया, आपकी कंपनी जो है इसके अकाउंट्स हमने देखे हैं, इसके मतलब सारे फाइनेंशियल वगैरह जो है वो सब हमने देखे हैं, कंपनी बड़ी अच्छी है, बोले वैसा वैसा हमको लगता है, आई एम रेडी टू गिव यू द लोन। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस कंपनी को क्या कर दिया, लोन जो है वो देना वहां पे करार कर लिया, गॉट द पॉइंट। लेकिन विजय कालिया ने क्या किया, ये जो 9,000 करोड़ रुपए का लोन कंपनी के नाम पे लिया था, जो कंपनी के अकाउंट में आया, अब चूंकि आप कंपनी के MD हो तो कंपनी के अकाउंट्स का एक्सेस आपके पास में, आपने पूरा पैसा यहां से उठा के अपने पास में लिया, और इस पैसे को लंदन में क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया अपने पर्सनल नाम पे। ध्यान से सुनिएगा, जब तक कि बोले भाई साहेब कंपनी के नाम पे आप बोनाफाइड बिजनेस यहां पे कर रहे हो, नो इश्यूज एट ऑल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, करो। बोनाफाइड मतलब जेन्युइन काम कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो, बोले भाई साहब करना ही चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जहां कुछ ऐसा फ्रॉड करने के लिए अगर आपने सोचा कि मैं यहां पे क्या करता हूं, कंपनी को इस्तेमाल कर लेता हूं, तो ऐसे केस में क्या होगा सर, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील हो जाएगा, मतलब कंपनी को इग्नोर ही कर दिया जाएगा और मान के चला जाएगा कि पैसा आपने लिया था अपने पास में और अब आपको ही पैसा वापस जो है वो करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते भैया एक काम करो कंपनी से बात करो,
जो भी पैसा आपको लेना कंपनी से लो, मेरे पास में क्यों आ रहे हो? ऐसा आप यहां पे नहीं बोल सकते हैं। इस बात को क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? क्या कहा गया बहुत ध्यान से? बोले भाई साहब, अगर मान लो विजय कालिया नाम का आदमी है, अगर कोई कंपनी जो है वो यहाँ पे बनाता है, उसके जरिए किसी आउटसाइडर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है और जेन्युइनली कंपनी के लिए बोले वैसा प्लेन वगैरह जो वो सब परचेज करता है और उसी के लिए बोले वैसा उसको यूज कर रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोले वैसा प्लेन टूट गए, प्लेन उड़ गए, ठीक है, या फिर प्लेन बोले वैसा आपके काम जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाया, कस्टमर जो है आपके पास में नहीं आए, तो कंपनी को नुकसान होगा, कंपनी जाने और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाने। लेकिन जहां कहीं पे भी नेचुरल पर्सन का इंटेंशन अगर मालाफाइड हो जाता है, क्या होता है मालाफाइड, मतलब बैड फेथ, रॉन्ग इंटेंशन अगर हो जाता है, तो ऐसे केस में सब बोले इस कॉर्पोरेट विल को इग्नोर कर दिया जाएगा और इसके पीछे जो भी बोले नेचुरल वाला पर्सन आपका यहाँ पे होगा, उस बंदे के अगेंस्ट में एक्शन जो आपका होगा वो बोले भाई साहब यहाँ पे लिया जाएगा। ये समझ में आया क्या? तो दिस इज द पॉइंट। अंडरस्टूड द पॉइंट? वैसे बोले ठीक है सर, चलिए तो यहाँ पे पढ़ते हैं एक बार इस चीज को क्या कहता है बहुत ध्यान से। सब बोले भाई साहब कॉर्पोरेट व्हील मतलब इनकॉर्पोरेटेड पर्दा, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है सर, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड है सर, इसे ही क्या कहा जाएगा, कॉर्पोरेट विल का नाम जो होगा यहाँ पे दिया जाएगा। या फिर ये कह दो कि जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है ना, इसे ही कहा जाता है क्या, कॉर्पोरेट विल। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है सब, चलिए क्या कहा गया, टिल द टाइम दिस कॉर्पोरेट विल इज यूज्ड फॉर द बोनाफाइड दैट इज अ जेन्युइन पर्पज और द वैलिड पर्पज, ठीक है, तो बोले भाई साहब कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, इट कैन बी यूज्ड एंड द मेंबर्स और द डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी शैल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द डेप्ट ऑफ इट। कंपनी के उधार के लिए इनको कभी भी लायबल जाओ मान के चला नहीं जाएगा। लेकिन बट इफ सच कॉर्पोरेट व्हील इज यूज्ड फॉर एनी मालाफाइड और रॉन्ग इंटेंशन या रॉन्ग पर्पस, ठीक है, ऐसा अगर होता है, देन द एनसीएलटी और द कोर्ट शेल इग्नोर द कॉर्पोरेट व्हील। वो बोले वैसे कंपनी के एंटिटी को साइड कर देगा, कंपनी को या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट जो आपका था उसको बोले साइड कर देगा, और बोले भाई साहब क्या करेगा, जो नेचुरल पर्सन था हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच फ्रॉड शैल बी हेल्ड लायबल, उसको यहाँ पे लायबल जो है वो मान के चला जाएगा। इस कंसेप्ट को नाम दिया जाता है लिफ्टिंग मतलब उठाना, और पियर्सिंग मतलब छेद करके देखना ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील। कंपनी को हटाया जाएगा और हटा के देखा जाएगा कि कौन वो बंदा था जिसने कि बोले भाई साहब ये काम जो है वो यहाँ पे किया है, कंपनी का नाम लेके कांड जो है वो बोले भाई साहब यहाँ पे किया है, इस चीज को देखा जाएगा और उसी के अगेंस्ट में क्या किया जाएगा, एक्शन जो होगा वो लिया जाएगा। मतलब सर ये जो आपने कहा था ना कि लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर होती है, अब नहीं रहेगी, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया है, फ्रॉड जो है वो यहाँ पे आपने किया। अंडरस्टूड द पॉइंट भाई साहब? बोले ठीक है सर, चलिए तो दैट्स इट। आज का कंटेंट जो है वो यहाँ पे होता है सिंपली आपका कंप्लीट। गॉट द पॉइंट? इसके बाद में अगला जो कंटेंट आपका होगा उसको अपन पढ़ेंगे अगले वाली क्लास के अंदर, ठीक है। डाउट्स वगैरह जो आपके होंगे वो अपन अगली क्लास के अंदर जब लाइव चैट अपन वहाँ पे देखेंगे तो उसमें अपन वहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज़ को कवर जो है वो कर लेंगे। और इंटरनेट की सुविधा जो है वो प्रॉपर नहीं होने की वजह से ये जो आज का क्लास था ये अपने को प्रीमियर पे चलाना पड़ा, राइट। तो कोई बात नहीं, चीज़ें जो है वो होती रहती है, इसी का नाम है ज़िंदगी। पढ़ना जो है वो इंपॉर्टेंट है और कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ना जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई कमी जो है वो आनी नहीं चाहिए। तो मिलते हैं भाई साहब अगले वाली क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल। लेकिन हाँ, जाने के पहले वापस आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि CS कार्ड इंडिया और प्रवीण सर के एफर्ट्स अगर आपको पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन पे आज की क्लास का जो रिव्यू है ये डालना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वाली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल, बाय बाय।